अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्स को। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम दो तरह की फोर्सेस से फैमिलियर हो चुके हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रीवियस क्लासेस में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी किया हुआ है कि दो मैसेज के दरमियान मौजूद जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो इसी तरह अगर आपने दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है तो हमने लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ पढ़ा था। तो उसके मुताबिक आप दो चार्जेस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फोर्सेस जनरेट कहाँ से होती हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से पैदा होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। उसकी रीज़न ये है कि नेचर में चार तरह की बेसिक फोर्सेस मौजूद हैं। बेसिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनका ना तो हमें ओरिजिन मालूम होता है कि ये कहाँ से जनरेट हो रही हैं और क्यों जनरेट हो रही हैं, और दूसरी बात ये कि हमें इन फोर्सेस को एज इट इज़ कंसीडर करना होता है। हमें मानना पड़ता है कि ये फोर्सेस वजूद रखती हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। और स्टूडेंट्स, वो चार बेसिक फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों फोर्सेस को एक फोर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। थर्ड नंबर पर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ नंबर पर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार बेसिक फोर्सेस हैं जिनका ओरिजिन आज तक किसी को मालूम नहीं है, तो इनको हम एज इट इज कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये फोर्सेस किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक मैस से दूसरे मैस में किस तरह ट्रांसमिट होती है, किस तरह से दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, या अगर दो चार्जेस मौजूद हैं तो वो कैसे एक दूसरे को के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब में माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है। तो माइकल फैराडे के मुताबिक एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि चार्ज के सराउंडिंग में मौजूद होती है, और दूसरा ये कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं या कोई चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्ज के सराउंडिंग में मौजूद वो रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आएगी तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम ड्रा की है। इसमें मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने इन डॉट्स से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो चार्ज के करीब डॉट्स पे हैं वो काफी क्लोज हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के नजदीक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, यानी कि इसकी शिद्दत ज्यादा होती है। लेकिन चार्ज से थोड़ा डिस्टेंस पर अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाती है, उसकी शिद्दत उतनी नहीं रहती जितनी चार्ज के करीब होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डिपेंड करती है कि हम कितना चार्ज के करीब हैं या दूर हैं। अगर हम चार्ज के करीब हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो ज़्यादा होगी। अगर हम चार्ज से थोड़ा दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं, और हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर टाइम चार्ज के सराउंडिंग में मौजूद रहती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे एक टेस्ट चार्ज जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज की। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। साइज इतना स्मॉल होता है कि ये हमारे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी किस्म की डिस्टर्बेंस प्रोवाइड नहीं करता, किसी किस्म की डिस्टॉर्शन पैदा नहीं करता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और टेस्ट चार्ज के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने टेस्ट चार्ज को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा एक फोर्स जिसे हम कहते हैं कूलम्स फोर्स, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद डिस्टेंस r है। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा उसे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें इसकी डायरेक्शन भी पता है क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकालेगा, ठीक है। इट विल मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ के मुताबिक जो हमारी फोर्स है जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो बराबर होती है 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और साथ में मैंने यूनिट वेक्टर डाल दिए जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है इसमें हमने q और q नॉट लिए हैं क्योंकि हम जो दो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं उनमें से एक चार्ज है q और दूसरा है q नॉट। तो स्टूडेंट्स जब हम इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर लग रही है एक फोर्स। तो स्टूडेंट्स वो जो फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये हुई the force experienced by a unit test charge is known as electric field intensity, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि the force acting per unit test charge is known as electric field intensity, यानी कि शिद्दत इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जितनी ज्यादा फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगी उतनी ज्यादा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर फोर्स कम लग रही तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो कम है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें Q और Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर कूलम है क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिक्रीज आएगा, कमी आएगी। और अगर हम टेस्ट चार्ज के करीब तक चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इजाफा होता जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ ड्रा किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के दरमियान में। ये ग्राफ हमें बेसिकली वेरिएशन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिस्टेंस के मुताबिक। तो इस ग्राफ के मुताबिक आप देखें कि जब डिस्टेंस कम था, ये देखें डिस्टेंस कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। तो जब डिस्टेंस कम था यानी कि हम चार्ज के करीब थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे ही हम चार्ज से दूर गए हैं, डिस्टेंस बढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस्ड हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चार्ज के करीब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज से जितना ज्यादा हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये है छोटा सा ग्राफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के दरमियान मैंने बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी शेप से कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिक्रीज आता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर फील्ड्स ऑफ फोर्स के हवाले से। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।